अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अभी पाकिस्तान के आइन में 26वीं आइनी तरमीम का तनाज़ा तय नहीं हुआ था कि अब 27वीं आइनी तरमीम के अहम नुकात भी मंजर आम पे आ गए हैं। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक एक्स पोस्ट ट्वीट के ज़रिए 27वीं आइनी तरमीम के अहम जो पहलू हैं उनको उजागर कर दिया है। बहुत सारी जो स्पेकुलेशन हो रही थी, जो खदशात थे और जो तज्ज़िये हो रहे थे, अब उनके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें वाज़े होती जा रही हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि एक वफाकी आइनी अदालत बनने जा रही है। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट का निज़ाम बहाल होने जा रहा है। जजेस के तबादलों के हवाले से बज़ाहिर जो आइन में जजेस की रजामंदी शर्त थी, वो रजामंदी की शर्त भी ख़त्म होने जा रही है। और इसके अलावा जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो महसूलात के अंदर सूबों का जो शेयर था, उस शेयर में कमी के हवाले से जो आइनी तौर पे पाबंदी थी, उस पाबंदी को भी हटाया जा रहा है। इसके अलावा आइन के एक बहुत ही अहम और हसास आर्टिकल 243, जिसमें अफवाज पाकिस्तान का कमांड और कंट्रोल वफाकी हुकूमत के हाथ में है, उस आर्टिकल में भी तरमीम होने जा रही हैं। ये सब क्या है, और ख़ास तौर पे जो तालीम का और आबादी का, बहबूद आबादी का शोबा है, वो भी सूबों से लेके वापस वफाक को दिए जाने की तजवीज़ है। ये क्या मामला है। और आखिर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा, जो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बावजूद भी 26वीं आइनी तरमीम के तहत अपना काम जारी रखे हुए थे, उनकी जगह जाननशीन की तकर्री पर जो बज़ाहिर एक डेडलॉक पैदा हो गया था, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा है कि डेडलॉक था, अब वो डेडलॉक भी 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म करने की तजवीज़ है। इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा ही ख़ास पैनल है। हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड इनामुल रहीम ने, जो कि पाक फ़ौज की जैग ब्रांच जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में भी रहे हैं और बड़े मारूफ कानूनदान हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है एक और मारूफ कानूनदान और वकला रहनुमाओं के बड़े लीडर जनाब एहसन भून एडवोकेट, जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कादर मंदोखेल ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MNA हैं, और माहिर कानून एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वो भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो की जो ट्वीट से इंकिशाफ हुआ है 27वीं यानी तरमीम का, तो उसी हवाले से मैं अब्दुल कादर मंदोखेल साहब के पास जाना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली। मंदोखेल साहब, बिलावल भुट्टो ने जो इंकिशाफ किया है, तो हम ये पूछ सकते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो के पास 27वीं आइनी तरमीम का मुकम्मल ड्राफ्ट आ चुका है, या सिर्फ कुछ ज़ुबानी निकात हैं और अभी तक पीपल्स पार्टी को मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं मिला? कोई इत्तलात हैं, कोई मालूमात हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। जो ट्वीट आपने देखा, यही हमारे ग्रुप में जो पीपल्स पार्टी के हम मीडिया के लोग हैं, उनके ग्रुप पे भी ये चला है, और यकीनन एक आगाज है। और आइन के आर्टिकल 239 ये कहते हैं कि एक नहीं 1 लाख मरतबा आपको, यानी कोई लातादाद जो ना आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये आइन इजाजत देता है 239 के तहत। अब उसके बाद ये देखा जाएगा कि 27वीं तरमीम में क्या क्या चीजें आ रही है। नहीं मंदोखेल साहब, मेरा मुख्तसर सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो ट्वीट किया है, उसके बाद क्या पार्टी के रहनुमाओं को वो ड्राफ्ट तकसीम किया गया है? आप तक वो ड्राफ्ट पहुंचा है या नहीं? नहीं, अभी नहीं पहुंचा। अभी सिर्फ ट्वीट ही है। जुमेरात को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया पार्टी ने, उसमें यकीनन अगर ड्राफ्ट बिलावल साहब को भी मिला है, यकीनन 2-4 पॉइंट तो मिले थे उनको, तो वो उनके सामने रखेंगे, फिर CEC जो फैसला करेगी, और उसके बाद जब नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हो जाए किसी मुतफका ड्राफ्ट के ऊपर, उसके बाद वो अपोजिशन को माजी की तरह अपोजिशन PTI तो चले इस तरमीम के हवाले से मेरा पहला सवाल जो आपसे होगा वो यही कि जो 18वीं तरमीम जब मंजूर की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े ढोल पीटे थे, ढंडोरा पीटा था
जमहूरियत की बहाली का, तो क्या अब 18वीं तरमीम के अंदर भी तरमीम की जाएगी? क्या 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा, खासतौर पे NFC अवार्ड के हवाले से? मतीउल्लाह जान साहब, आपकी नज़र में तो वो डोल पीटना ही कहते हैं। हमारे नज़र में जो मुशर्रफ और ज़ियाउल्लाह को उन सब मार्शलाओं ने जो आइन का बेड़ा गर्क किया और बुनियादी ढांचा हिलाया 1973 का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उनको वापस अपने जो असल हालत है उसमें लाया गया है। और यकीनन उसमें सुबह के इख्तियारात और NFC अवार्ड और बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आइन का आर्टिकल 239 ये है इसीलिए कि वक्तन फोक्तन कोई चीज में कोई अबहम हो तो उसको डिस्कस किया जाए। मिसाल आइन के आर्टिकल 200 है, प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर पोस्ट का है जजेस का, यकीनन उसके भी डिबेट होगा। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो इस्तीफा दिया है और वो आइन में ये लिखा हुआ है कि इस्तीफा गवर्नर को भेज सकते हैं। अब ये दो तशरीह होती थी, हुक्मरान पार्टी ये कहती थी कि नहीं, जब तक गवर्नर उसको इस्तीफा मंजूर नहीं करेगा दूसरा वज़ीर आला नहीं आ सकते। वो मसला हल हो चुका, वो इस्तीफे वाला मसला हल हो चुका। अब आईनी तरमीम के जरिए आप सोहेल अफरीदी को उसके ओहदे से तो नहीं हटा सकते ना, वो मसला माजी के बाद होगा। आप दोबारा सुन लें मतीउल्लाह जान साहब, उस शिक में ये नहीं लिखा हुआ है कि इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, सिर्फ इस्तीफा लिखा हुआ है। तो यकीनन ये मेरा अपनी आइडिया है कि हो सकता है ये भी डिस्कस हो कि बाबा ये सदर गवर्नर के पास जो इस्तीफा आएगा वो मंजूरी से मशरूत होगा या उसने अखबार में दे दिए, सोशल मीडिया में दे दी, इतनी काफी है। तो अच्छा, अभी आप आ जाए NFC अवार्ड के हवाले से। क्या पीपल्स पार्टी ने जो शर्त लगाई थी कि सूबों का जो शेयर है उसमें कमी नहीं की जा सकेगी, तो आपके मुताबिक 1 लाख मरतबा तरमीम हो सकती है, तो सूबों के शेयर में अब आप लोग रजामंद हैं कि कमी भी हो सकती है? आपने कैसे एज्यूम कर लिए कि NFC अवार्ड में सूबों के शेयर कम हो गया? हो सकता है बढ़ जाए, ये तो अभी डिस्कशन है, अंडर डिस्कशन है। उसमें जो तमाम पार्टियां मुत्तफिक होगी वही होगा, जो अक्सरियत होगा वही होगा। आपने कैसे एज्यूम कर दिए कि वो शेयर कटेगा, बढ़ेगा नहीं? ठीक है, बहरहाल जो आइन के अंदर पाबंदी थी कि कम नहीं हो सकता, उसमें तरमीम बकौल आपके की जा सकती है जनाब। ठीक है जनाब। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो 27वीं तरमीम लाई गई है, आपके नज़दीक जो वफाकी आइनी अदालत बनने जा रही है, इससे किसको तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने की कोशिश है, और क्या इसके पीछे कोई सियासी मसलहत है या ये आइन का तकाजा है? देखें, ये जो मती साहब 27वीं तरमीम में जो ये वफाकी आइनी अदालत बनाई जा रही है, उसका मकसद तो ऑब्वियसली यही है कि एक अपनी मर्जी की अदालत बनाएंगे, उसमें चंद जो मौजूदा जजेस हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। हो सकता है उसमें कुछ शायद अब नेचुरली डिटेल्स तो सामने नहीं आई, मगर हो सकता है उसमें कुछ वकला साहिबान को भी रखा जाएगा और कुछ शायद हो सकता है रिटायर्ड जजेस भी हो जाएं। तो मकसद तो क्लियर है कि 26वीं आईनी तरमीम तो आज़ाद अदलिया का जनाजा था, 27वीं उसकी तदफीन है। सलाउद्दीन साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लगी हुई हैं आईनी बेंच के सामने, आपको लगता है कि अब ये दरखास्तें मौसर रह जाएंगी अगर 27वीं आईनी तरमीम हो जाती है? और क्या आईनी बेंच इस हवाले से कोई फैसला कर पाएगा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर? देखें, उसमें जो बुनियादी चीज हम 26वीं आईनी तरमीम की जो हम 1 साल से मांग रहे हैं वो ये है कि जो आईनी बेंच है वो 26वीं आईनी तरमीम की इजाद है, वो अपने वजूद पे खुद फैसला नहीं कर सकती। मगर चंद जज साहिबान का ये व्यू है, वो कहते हैं नहीं बस अब ये किताब में आ गई तो अब हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है, अब फैसला भी हम ही सुनाएंगे। तो नेचुरली अब पोजीशन यही होगी हुकूमत की कि अगर किसी ने आईनी अदालत, नई जो आईनी अदालत बनने जा रही है उसका वजूद चैलेंज करना है तो वो भी आप वहीं चैलेंज करें। तो मैं समझता हूँ इससे अपना इस मुल्क में किसी किस्म की अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है, और माशाल्लाह ये अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसीज की बात हो रही है। पहले आपने जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट थी उनकी आज़ादी सल्ब कर दी,
अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी यानी अब जो डिप्टी कमिश्नर होगा वही अदालत लगाएगा और वही उसी वक्त प्रोसिक्यूट भी वही करेगा, उसी वक्त सजा भी वो सुनाएगा। तो लोअर कोर्ट्स में भी आज़ादी बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये तो बेसिकली आप एक जिस तरह अंग्रेजों का एक कॉलोनियल रूल था डायरेक्ट या मार्शल लॉ रिजीम्स में जो होता था, वही दोबारा कायम करने जा रही है हमारी पार्लियामेंट। सही। एडवोकेट हसन बून साहब, 26वीं आईनी तरमीम की आपने भरपूर हिमायत की और आपके ग्रुप ने, इंडिपेंडेंट ग्रुप ने, अब 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी बज़ाहिर आप जश्न मना रहे हैं एडवांस में ही। तो आपको नहीं लगता कि जो 26वीं आईनी तरमीम का तजर्बा था वो नाकाम हो गया, आईनी बेंच जो आपका बनाया गया था वो नाकाम हो गया? और क्या आप अपने इस तजर्बे की नाकामी को तस्लीम करते हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट और हमारी अदलिया हुक्मरानों का तजर्बा गाह बनी रहेगी और आप 27वीं तरमीम में क्या नई तब्दीली लाने जा रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि सबसे सोसाइटी के लिए अच्छी बात है कि इख्तलाफ राय को सुनना और उस पर अपना इज़हार राय करना। जो बात सबसे पहले मधुखेल साहब ने की, मैं यही बात समझता हूं कि हम तवक्को करते हैं कि, और पहले भी हमसे शेयर किया था जब 26th अमेंडमेंट का ड्राफ्ट आया था तो पाकिस्तान बार काउंसिल से शेयर किया था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से शेयर किया। मैं तवक्को करता हूं कि अभी भी गवर्नमेंट जब कोई ड्राफ्ट बनाएगी हमारे से शेयर करेगी और हम उस पर अपनी राय देंगे। लेकिन आप तो पहले ही राय दे चुके हैं, आपने तो हिमायत का ऐलान कर दिया। अगली बात तो सुन लेना, अगली बात तो सुने। मैं आप जैसे जो इतनी दुश्नाम दरारी करते हैं उनके प्रोग्राम में अगर बैठा हूं तो मैं एक दिल रखता हूं, मेरी बात समझ रहे हो? जो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल, ये मेरी डिमांड है। मैं सलाउद्दीन साहब जो है ना, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े अच्छे वकील हैं और बड़े अच्छे इंसान भी हैं। उनकी ये बात कहना जो है ना कि पहले अपनी मर्जी के जजेस बैठाना, अपनी मर्जी की अदालत बैठाना, यहाँ सारे जजेस जो जितने बैठते रहे हैं वो लोग अपनी मर्जी के ही बिठाते रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो चला जाता है कोई बिठाने वाला तो वो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इंसान ने यहाँ उसका कैलेंडर है, उसने जाना ही जाना है। अगली बात, जो आपके रोज जो यहाँ पे आम लिटिगेंट पब्लिक के केसेस हैं उनके लिए 3-3, 4-4, 5-5 दहाइयां लग जाती हैं। सलाउद्दीन तो मेरा छोटा भाई है, वो और फैमिली से है, उसका ये मसला नहीं है। लेकिन मैं जिस अपना जो ग्राउंड लेवल से चला हूं, मेरा मसला है कि आम लिटिगेंट पब्लिक का। सर यही बात कह कि आपने आम लिटिगेंट का नाम लेके 26वीं आईनी तरमीम की आईनी बेंच बनाए और आपका ये तजर्बा नाकाम हुआ, इसीलिए आप आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। तो मतीन मेरी बात सुनो पहले, आप डोंट ट्राई टू इंटरप्ट मी। मैं जब आपको ये बात कह रहा हूं, मैंने 26वीं आईनी तरमीम में मेरा उस वक्त भी डिमांड ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, इसलिए। लेकिन उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और हमारे कुछ दोस्तों ने जो उनकी मुशावरत में थे, उन्होंने कहा कि आईनी बेंच बना दिया जाए। आज भी इसका मसला क्यों? मसाके जमहूरियत में आपने देखा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, जनाब मियां नवाज शरीफ, उसके बाद जनाब इमरान खान साहब और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, तमाम ने ये इस बात पे इत्तेफाक किया कि ये बननी चाहिए। आज क्या तकलीफ है इनको, क्यों नहीं ये करते? आम लिटिगेंट पब्लिक के जो केसेस हैं वो 5-5 साल से 5-5 दहाइयों से पड़े हुए हैं, उनके लिए मेरे और जनाब सलाउद्दीन खान साहब के, सलाउद्दीन के केसेस जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, जो हम अमीरों के और इन पार्लियामेंटेरियंस के लल्ले पल्ले हैं, उनके लिए इग्नोर हो रही है, तो वाई वी शुड नॉट गो टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। बाकी रही बात कि अपनी मर्जी की अदालत,
मर्जी की अदालत, और वहां बैठे हुए बंदे ने 200 साल नहीं जीना। तो बहरहाल वून साहब, आप ये तस्लीम करते हैं कि मौलाना फजल रहमान के कहने पे जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच बनाया गया वो आपका एक नाकाम, आप इस हुकूमत का नाकाम तजर्बा साबित हुआ, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उनका आईनी बेंच नाकाम हुआ वो काम करने के लिए जिसके लिए तरमीम लाई गई थी? मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, आप क्योंकि सवाल को इतना नेगेटिव लेते हैं सारी चीजों को, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपके प्रोग्राम में, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं समझता हूं ग्रूम्ड पॉलिटिकल वर्कर हूं, और मैं इख्तिलाफ राय पे बिलीव करता हूं। सर आपका शुक्रिया। तो ये समझता हूं कि जी सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसमें मेजॉरिटी जजेस एंगेज हो गए और आम लिटिगेंट जो है वो उसका नुकसान हुआ, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल। बहरहाल आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि तजर्बा एज सच नाकाम हुआ, इसलिए अब आईनी अदालत बनानी पड़ी। आप गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप गलत कह रहे हैं। चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा पहले दिन से ये मुतालबा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा होनी चाहिए, बिल्कुल सही, और आप जैसे लोगों के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आने। बिल्कुल सही है। अच्छा, कर्नल इनामुर रहीम साहब, आप तो फौज में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में भी रहे हैं, इसमें एक बड़ी अहम जो तरमीम तजवीज़ की जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ट्वीट के मुताबिक आर्टिकल 243 में जो कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस है, अफवाज पाकिस्तान के कमांड और कंट्रोल वो वफाकी हुकूमत को आइन के तहत दिया गया है। अब इसमें ऐसी क्या तब्दीली लाई जा रही है और उसकी क्या ज़रूरत है कि अब इस आर्टिकल में तरमीम की जा रही है? आपको क्या लगता है? बात दरअसल ये है कि जैसे मंदोखेल साहब ने फरमाया कि आइन के तहत जो आइन का आर्टिकल 239 है उसके तहत किसी वक्त भी अमेंडमेंट का आइन में की जा सकती है, ये दुरुस्त है, इनकी बात की जा सकती है, लेकिन इट इज सच अ सेंसिटिव मैटर। पहले देखा जाए आइन किन हालात में बना था और उसके बाद जो 26वीं आईनी तरमीम है किस तरह रातों रात उसका मसौदा आया, पब्लिक को पता भी नहीं था क्या हो रहा है और अल्टीमेटली वो पास भी होगी। अब आप 27th अमेंडमेंट ला रहे हैं तो उसकी ओरिजिनेशन इज बीइंग बाय अ ट्वीट के एक ट्वीट कर एक एक्स पे मैसेज आ गया और मैसेज आ गया और पार्टी के जो हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्त हैं वो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया जी। इसका मतलब है अभी पार्टी के अंदर भी डिसाइड नहीं हुआ कि क्या होना है, कोई मशावरत भी नहीं हुई अभी तक। इससे तो ये पता चला मुझे जनाब मोहतरम मंदोखेल साहब की बातों से, लेकिन दे ऑल आर इन द फेवर की बहुत अच्छी तरमीम होगी, जबकि इसकी अभी रिपरकशन ही नहीं और अल्टीमेटली विद इन 2-3 डेज में ये अमेंडमेंट हो जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है दीज आर दी सेंसिटिव मैटर्स, और जिस तरह 18वीं तरमीम पे 6 महीने डिस्कशन हुई, 6 महीने से बल्कि ज्यादा, तब जाके वो पास हुई। तो इस तरह अगर आप अमेंडमेंट करेंगे तो उसका नुकसान इन्हीं सियासी जमातों को होगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं तमाम लोगों से जो सुन रहे हैं कि हमारा जो 73 का आइन है ये 12 अप्रैल 1973 को नाफज हुआ, 12 अप्रैल 1973, और इसके अंदर पहली अमेंडमेंट जो आई, फर्स्ट अमेंडमेंट, वो 4 मई 1974 को कर दी गई, फर्स्ट अमेंडमेंट। और अगेन वो फर्स्ट अमेंडमेंट क्योंकि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी हासिल थी, रातों रात कर दी गई। असेंबली में बिल पेश हुआ, पास हुई और सेनेट से भी पास और अगले दिन वो नाफज हो गई। उसकी वजह क्या थी कि लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने एक केस के अंदर जिसमें चंद रिटायर्ड अफसर को गिरफ्तार किया था, उन्होंने नोटिस ले लिया कि जनाब आपने किस तरह गिरफ्तार कर लिया, ये तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ, उनकी एहलिया ने वो रिट दायर की। अब जब हाई कोर्ट ने इसका जवाब तलब किया, जस्टिस शमीम कादरी साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, तो नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नहीं, हमने तो स्टैंड लेना। रातों रात अमेंडमेंट कर दी गई, उसके अंदर ये लिख दिया गया कि एनी सिविलियन हु इज अदरवाइज नॉट सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट इफ कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एनी ऑफ द मिलिट्री लॉज, हाई कोर्ट उसके बारे में कोई ऑर्डर जारी नहीं करेगी। 199 को अमेंड कर दिया गया जी, अमेंड कर रातों रात अमेंड हो गया, 199(3) सब आर्टिकल 3 अमेंड हो गया। उसका फिर नुकसान क्या हुआ? उस वक्त तो खैर अदालत को रोका गया, मगर जस्टिस शमीम हुसैन कादरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर। उन्होंने कहा ये अमेंडमेंट जिस तरीके से की गई है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस केस। ठीक है, और उन्होंने कहा इस केस में उन्होंने इस केस में फिर ऑर्डर इशू कर दिया, अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। कर्नल साहब, मेरा जो बुनियादी सवाल था
कि कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से आर्टिकल 243 में आपके नजदीक क्या तब्दीली आएगी? मगर इसका जवाब जो है एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे ही शुरू करते हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, ये कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से आइन की जो शिक है 243, इसमें तरमीम की क्या ज़रूरत पड़ रही है? क्या लग रहा है आपको? क्या फील्ड मार्शल के ओहदे को भी एक आइनी ओहदा बनाया जाएगा, या तीनों अफवाज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनकी जो मुश्तरका सरबराही है उसके लिए कोई नया ओहदा मुतारफ कराया जा रहा है, कमांडर इन चीफ वाला या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी अमेंडमेंट उन्होंने करनी है, स्ट्रक्चर के अंदर भी जो अमेंडमेंट अगर करना चाहते हैं तो पहले उसकी रिपरकशंस भी देखें। मैं जैसे बता रहा हूं कि जब पहली अमेंडमेंट होगी ना, फर्स्ट अमेंडमेंट, तो उसके बाद ये हुआ कि जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट जाती रही एंड ही वाज अरेस्टेड बाय जनरल ज़िया-उल-हक, तो इनकी अरेस्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और उसमें भुट्टो साहब अपना ज़िया-उल-हक साहब को पार्टी बनाया गया। तो सिंध हाई कोर्ट ने पहली समात में एलिमिनी में वो रिट डिसमिस कर दी। किस ग्राउंड पे? उन्होंने कहा जी आइन पढ़िए। उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब खुद ये इंट्रोड्यूस करवा गए हैं 1993 कि हम मदाखलत नहीं कर सकते। जो खड्डा दूसरों के लिए खोदा गया, उस खड्डे में भुट्टो की हुकूमत खुद गिर गई। अब पीपल्स पार्टी जो ये 243 में तरमीम करने जा रही है, ये तरमीम क्या होगी आपके नजदीक? आपके नजदीक ये क्या तरमीम होगी? मदाखलत नहीं करेगी। नतीजतन उन्होंने बाद में मुकदमा चलाया, उनको सजा मौत दे दी। कर्नल साहब थोड़ा सा माजी से निकल आए। कर्नल साहब थोड़ा माजी से निकल आए। आज के मैं सवाल कर रहा हूँ, प्लीज उस पर आ जाएं कि 243 में किस किस्म की तरमीम आप देख रहे हैं? अगर देखें, अभी आज भी अगर जो भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, पहले तो ये शेयर करें ना पब्लिक के साथ, ये ट्वीट ना करें। आइन इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। ये ट्वीटों पे रियासत ना चलाएं। हमारी रियासत काफी अरसे से ट्वीट्स पे चलती रही है कि ये इधर से ट्वीट आया, आई डोंट एक्सेप्ट इट, उधर से ट्वीट आ गया, और अल्टीमेटली एक स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया कि यार व्हाई दे आर रनिंग द स्टेट अफेयर थ्रू ट्वीट्स। चलें, ये सेंसिटिव मैटर है, ट्वीटों पे तो नहीं होना। ठीक है, ट्वीट आ जाए। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, क्योंकि आप एक वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो क्या लगता है कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से जो आईनी शिक है उसमें किस किस्म की तरमीम की जरूरत है आपके नजदीक? बतौर कानूनदान आप क्या समझते हैं? मतीउल्लाह जान साहब, हम सब जो है ना मफरूजों के ऊपर जो है ना वो डिबेट कर रहे हैं ना। हमें किसी चीज का पता है क्या तरमीम आ रही है, क्या आ रहा है, अगर ये हो गया तो कैसा होगा, अगर ये हो तो ये अगर मगर से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा 2 दिन बाद ये शो कर लेते तो पूरा पिक्चर सामने आ जाती, फिर भले आप डिस्कस कर लेते। मंदोखेल साहब, ये बात हमें 26वीं यानी तरमीम के वक्त भी यही बताया गया था। मालूम है 26वीं यानी तरमीम के वक्त भी यही बताया गया था मंदोखेल साहब कि अभी मफरूजे हैं, और रात को 1 घंटा पहले तो आखिर तक भी ना आपको पता था ना आपकी क़यादत को कि 26वीं यानी तरमीम का असल ड्राफ्ट कौन सा है। और ये खबरों में छपा था कि बिलावल भुट्टो साहब शहरी रहमान से ड्राफ्ट मांग रहे थे और उनके पास भी नहीं था 1 रात पहले। तो अभी आप फिर हमें बता रहे हैं कि 2 दिन इंतजार कर लें। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, बिलावल साहब ने अगर शेरी रहमान साहिबा से मांगा है तो वो फिर सुबह पास हो गई है, रात को ही हो गया था, डिबेट हुई है, रात को ही हो गया था। असद कैसर मौलाना साहब के साथ क्या क्या हो रहा था वो सब आपको पता नहीं है। तो मैं एक चीज ये कह रहा था, देखिए ये तो कानून में इजाजत है 239 के तहत कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं अगर कहीं अबाम हो, और अगर कई इख्तियारात इधर उधर शिफ्ट करे तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। मैं इस वजह से इस बात करने से कासर हूं, मुझे खुद नहीं पता, और आप मुझे उगलवा रहे क्या आने वाला है। मुझे क्या पता, मेरे फरिश्तों को नहीं पता कि क्या आने वाला है। जब आ जाएगा तो इसी मुल्क में आएगा, मैदान पे आएगा। तरमीम मंजूर होने के वक्त जो है कम से कम यह बात नहीं पता चल जाए। मैं एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या दिलचस्पी है कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से आईनी शिक में तरमीम करने में? देखिए, अभी इस बात से तो मैं अग्री करूंगा कि अभी कोई चीज सामने आई नहीं है कि वो किस किस्म की चेंज करना चाहते हैं। क्या वो जो आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन वाले मामले हैं उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स में के तरीक़ेकार में चेंज करना चाहते हैं, जो कमांड है तमाम आर्म्ड फोर्सेस का उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं। ये अभी तो हम मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं, मगर मफरूज़ों पे सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत और जो हुकूमती जमातें हैं उन्होंने ये गवारा नहीं किया
कि मुल्क की आइन के साथ कोई तब्दीली करने जा रहे हैं तो वो मुल्क की आवाम से भी शेयर कर लें कि क्या वो आइन में तरमीम लाना चाह रहे हैं। जो एटीट्यूड तो माजरत के साथ ये लगता है जो मंदो खेल साहब मेरे बड़े भाई हैं उनकी पार्टी का, कि अक्सर नारा होता है कि 73 का आइन भी और 18वीं तरमीम भी वो एक पीपल्स पार्टी का तोहफा था आवाम को, तो उनका एटीट्यूड तो ये लगता है कि हमारा तोहफा था, हम अगर वापस भी ले लें तो इसमें क्या हर्ज है। इसमें क्या हर्ज है, और आईनी तौर पे ये मुमकिन भी है, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। दूसरी बात एक हमारे बड़े भाई अपना भून साहब ने की थी अशराफिया की और आम लोगों के मुकदमे की। आपको याद होगा कि जब 26वीं तरमीम नाफिज हो रही थी तो उस वक्त लॉ मिनिस्टर साहब आजम नजीर तारड़ साहब ने ये कहा था कि अब हम फौरी तौर पे जो फौजदारी के मुकदमात हैं और जो दीवानी मुकदमात हैं उनके प्रोसीजर कोड के ऊपर हम चेंजेस लेके आएंगे, एक पूरा पैकेज लेके आएंगे कि जो ये मुकदमे जो साला साल ताखीर जिनमें होती है वो खत्म की जाए। मगर आपने देखा कि हुकूमत ने जो एक्चुअली जो अवाम के जो मुकदमात हैं, जो ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, जो एक्चुअली कचहरी में जो मुकदमात हैं, उस हवाले से किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं की। ये जो तरमीम आती है ये सिर्फ आईनी तरमीम और आईनी बेंचेस और आईनी अदालत, बिल्कुल सही, सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि उसमें जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है उनका तमाम इंटरेस्ट सिर्फ उसमें होता है। बिल्कुल तो एक्चुअली आवाम को तकलीफ है, उस तरफ किसी को तवज्जो नहीं। इसी को तो है। एडवोकेट हसन भून साहब, आज 3 नवंबर का दिन है और 3 नवंबर को 2007 में जनरल मुशर्रफ ने एक गैर आईनी फरमान जारी किया जिसकी पादाश में जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत भी सुनाई गई एक खसूसी ट्राइब्यूनल की तरफ से। आप बतौर एक कानूनदान जनरल मुशर्रफ के उस गैर आईनी फरमान के को कैसे, क्या आप यौम स्याह समझते हैं 3 नवंबर को या नहीं? मैं 3 नवंबर का फरमान तो बाद की बात, पहले जो बात आपने तापन जारी किया है उस पर बात करें। पहले मुझे आपने मेरे भाई जो सलाउद्दीन कह रहे हैं, कर्नल साहब कह रहे हैं, बाकी मंदो खेल कह रहे हैं, उन पे 1 मिनट बात करें, उसके बाद आखिरी बात ये करूंगा। जी जी, आखिरी बात, सबसे पहले जो बात है, मैं कह रहा हूं कि मेरे इल्म के मुताबिक जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पीपीसी की अमेंडमेंट्स थी वो आई हुई हैं, कमेटी में पड़ी हुई हैं और उनको किसी ने अटेंड नहीं किया। पार्लियामेंट की कमेटी में सुन लेना, उनमें उन्होंने अपोजिशन से कहा था कि इस पे आप कमेंट दें कि इसमें कुछ, अभी तक अपोजिशन ने बाकी सारी लिटिगेशन करते हैं, इस पे कोई कमेंट नहीं दिया और ना ही अपना सजेशन दिए, नंबर 1। बाकी रही बात जो आप इस वक्त भून साहब माजरत के साथ ये 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी कमेटी में अपोजिशन से पूछा जाएगा या उसकी जरूरत नहीं है? मैं ये समझता हूं कि ये तो मैंडेटरी है, क्यों नहीं पूछा जाएगा। मैं ये भी करता हूं, मैं आपसे करता हूं कि अगर किसी हवाले से बार को मशावरत नहीं किया गया, मशावरत नहीं की गई तो वी विल रेजिस्ट एवरीथिंग। बाकी बात जो है ना, आप सर अब आप 3 नवंबर पे आ जाएं, अगर जनरल मुशर्रफ के 3 नवंबर के गैर आईनी फरमान पे 3 नवंबर का जो आईनी फरमान था उस पे अपनी बात है, लेकिन मैं 2-3-4 बातें। सर क्या ये यौम स्याह समझते हैं आप 3 नवंबर 2007 को? बात सुने, मैं समझता हूँ आगे की बात करो ना। मतीउल्लाह, आप मेरे छोटे भाई होने के साथ साथ सिर्फ स्कैंडलेस गुफ्तगू पे ज्यादा काम कर। सर ये 3 नवंबर की गुफ्तगू स्कैंडलेस कैसे हो गई? मेरी बात तो सुन लो, मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं, 3 नवंबर भी हो गया, बाकी बातें भी हो गई, जो आज बात करते हैं उनमें से किसी ने जेल काटी, 1 दिन अंदर गया,
मैं गया 2 हफ्तों के लिए, मैं अंदर गया, मैं जेल काटी, मैंने जेल काटी। मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मिल के खेलते हैं और काम करते हैं। सर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं आपकी तरफ से। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक साफी प्रोग्राम में। एडवोकेट एहसन भून साहब, आइन में जो 243 जो चेन ऑफ कमांड या कमांड एंड कंट्रोल है अफवाज पाकिस्तान पे वफाकी हुकूमत का, उसमें क्या तब्दीली आपके ख्याल में आनी चाहिए या आ रही है? मैं आपको अर्ज करूं मतीउल्लाह, आप देखें जब जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब का केस जो सुप्रीम कोर्ट के था, तो उस वक्त मोहतरम हमारे उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा साहब थे और बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आते रहे और उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर आप आईनी तरमीम करके या कानून बना के ये डिसाइड करें कि ये आईनी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और उसके बाद मैं कमेंट नहीं करना चाहता कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो रोल प्ले किया और उसके नतीजे में 243 में तरमीम की, वो आपके भी और मेरे सामने है। नहीं, 243 में तो कोई तरमीम नहीं की पार्लियामेंट। आर्मी एक्ट में थी ना? जी जी, आर्मी एक्ट था, उसके बाद आर्मी एक्ट में तरमीम कर जी 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 आर्मी एक्ट में तरमीम जी जी। अब आर्मी एक्ट में एक, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस और सीनियर ट्यूनी जो उस वक्त के विलन और आज के हीरो जो जज साहबान है, उन्होंने ये हुक्म दिया कि ये आप करके पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ ये काम किया। उसमें पार्टी से भी बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि 243 भी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है करने का। आपकी बात दुरुस्त है। हमारे पास वक्त बहुत कम था। बहुत शुक्रिया एडवोकेट एहसन भून साहब और एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद साहब और कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब और अब्दुल कादर बंदोखेल साबिक रहनुमा MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।